हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के 8th चैप्टर वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति और को जनरेशन। तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि अपशिष्ट ऊष्मा होती क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि बॉयलर है, टरबाइन है, जिनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। और उस हीट को जनरेट करने के लिए होता क्या है कि हम लोग अगर 100% इनपुट टरबाइन को या बॉयलर को दे रहे हैं तो उसमें से केवल वो 100% इनपुट के बेस पे हम केवल 35% हीट को ही जनरेट कर पाते हैं। बाकी जो है वो 65% एनर्जी जो होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। हमारा फ्यूल सिस्टम या जो जिस तरीके से भी हम जो है वो इनपुट देते हैं वो हमारा 65% क्या होता है, वेस्टेज चला जाता है। इस 65% इनपुट को ही, जो हमारी एनर्जी का 65% जो हमारा वेस्ट जा रहा है, इसी को रिकवर करना जो है वो क्या है, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति। ठीक है, तो वेस्ट हीट रिकवरी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि ईंधन या रासायनिक प्रतिक्रिया के दहन से एक प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को अपशिष्ट ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। यानी कि ईंधन या रासायनिक प्रतिक्रिया का जो भी कंबस्शन होगा, दहन होगा, उसमें दहन से जो भी प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है उसको क्या कहते हैं, अपशिष्ट ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अपशिष्ट ऊष्मा को हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, पर्यावरण में निकाल देते हैं। ठीक है, भले ही इसका उपयोग हम किसी उपयोगी और आर्थिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके बाद भी क्या करते हैं कि इसे एनवायरनमेंट में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि अपशिष्ट ऊष्मा की इम्पोर्टेंस कभी भी हमारी जो है वो क्वांटिटी में डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये क्वालिटी में डिपेंड करती है कि जितनी भी वेस्टेज एनर्जी है वो हमारी लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है या मीडियम टेम्परेचर है, और इसे हम यूज़ करके किस टाइप की डिवाइस को चला सकते हैं। तो वो कभी भी क्वांटिटी में नहीं, मात्रा में नहीं देखी जाती, वो कहीं में देखी जाती है, क्वालिटी में देखी जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि इस अपशिष्ट ऊष्मा की रिकवरी करने की जो स्ट्रेटजी है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अपशिष्ट ताप गैसों का, जो भी हमारी गैसें निकल रही हैं, उनका टेम्परेचर कितना है और इसमें जो है वो कितना अर्थ सिस्टम शामिल है। ठीक है, और हम इस अपशिष्ट गैसों को इनके ताप के आधार पर किसी अन्य उपकरणों को चलाने के लिए या किसी अन्य रूप में उपयोग करने के लिए किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, और यदि इस अपशिष्ट ऊष्मा में से कुछ को पुनर्प्राप्त किया जा सके तो क्या होता है कि जो हमने प्राइमरी फ्यूल को काफ़ी मात्रा में यूज़ किया था मशीन में, फ्यूल टरबाइन में या बॉयलर में, उस प्राइमरी फ्यूल की अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अपशिष्ट गैसों में खो जाने वाली ऊर्जा को पूरी तरह से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोबारा से अगर हम इसे प्राप्त करना चाहें तो वो हम पूरी तरीके से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिनके माध्यम से हम अपशिष्ट एनर्जी को, अपशिष्ट हीट को पुनर्प्राप्त यानी कि दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, और नुकसान को यानी कि बेसिक कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी फ्यूल जो है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है
फिर आता है क्वालिटी ऑफ वेस्ट हीट, अपशिष्ट ऊष्मा की गुणवत्ता। तो अपशिष्ट ऊष्मा की गुणवत्ता क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपशिष्ट ऊष्मा को किसी भी तापमान पर ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। जो ठंडा पानी के उच्च तापमान से औद्योगिक भट्टी या भट्टी से उच्च तापमान अपशिष्ट गैसों तक प्रक्रिया के प्रकार पर निर्भर करेगा, ठीक है। आमतौर पर हाई टेम्परेचर, हाई क्वालिटी और अधिक लागत जो होती है वो क्या होती है? प्रभावी ऊष्मा रिकवरी है, ठीक। अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी के किसी भी अध्ययन में यह बिल्कुल आवश्यक है कि बरामद ऊष्मा के लिए कुछ उपयोग होना चाहिए। अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यदि आप कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप जिस वेस्ट एनर्जी को रिकवर कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ उपयोग ज़रूर किया जाए, ठीक है। फिर अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी की इस तकनीक का एक उदाहरण होगा जहां उच्च तापमान चरण का उपयोग वायु पूर्व हीटिंग के लिए किया जाता था और प्रक्रिया तापमान कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न तापमान चरण पानी के हीटिंग या भाप को ऊपर उठाने के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे आता है क्वांटिटी। ये तो हो गई क्वालिटी, अब होता है क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ वेस्ट हीट, अपशिष्ट मात्रा की, अपशिष्ट ऊष्मा की मात्रा। तो उन्होंने क्या बताया कि किसी भी ऊष्मा प्राप्ति स्थिति में ऊष्मा की रिकवरी योग्य राशि जानना आवश्यक है। हमारे पास ये तो ज़रूरी है कि हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि 100% फ्यूल इनपुट जो है उससे जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो केवल 35 होती है, 35%, और 65% जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमारी वेस्ट हो जाती है। तो उसमें हम कितनी एनर्जी को 65% का कितना ही परसेंटेज जो है वो हम उसे पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, यह और इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? जो हम दोबारा से प्राप्त करेंगे 65% वेस्ट एनर्जी में से, उसमें उसको हम किस तरीके से उपयोग करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम अपशिष्ट ऊष्मा की मात्रा की हमें गणना करनी है तो उन्होंने बताया एक फॉर्मूला है Q=V × ρ × Cp × ΔT, ठीक है। तो Q जो है वो क्या है? निकाय गैस की ऊष्मा अंश, V क्या है? निकास गैस का प्रवाह, और ρ क्या है? निकास गैस का घनत्व, Cp क्या है? निकाय गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और ΔT क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक। तो Cp जो होता है फ्लू गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ये फिक्स रहती है 0.24 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ये सारी वैल्यू डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? पुनर्प्राप्त करने योग्य कुल ऊष्मा, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट हीट। तो अपशिष्ट ऊष्मा का वर्गीकरण जो है बच्चों वो 3 टाइप में दे रखा है। 3 टाइप में कैसे दे रखा है? एक अपशिष्ट ऊष्मा होती है उच्च तापमान अपशिष्ट ऊष्मा, दूसरी होती है मध्यम तापमान अपशिष्ट ऊष्मा, और थर्ड वाली होती है लो टेम्परेचर वेस्ट हीट, कम तापमान अपशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो जो उच्च तापमान अपशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है? जो कि बड़े बड़े प्लांट चल रहे हैं, बड़े बड़े उपकरण जो चल रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, उनसे निकलने वाली जितनी भी अपशिष्ट ऊष्मा है वो क्या कहलाएगी? हमारी उच्च तापमान अपशिष्ट ऊष्मा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिस्ट बना के दिया है, देखो, निकल रिफाइनिंग फर्नेस, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग फर्नेस, जिंक रिफाइनिंग फर्नेस, और इन सब के आगे टेम्परेचर भी दे रखे हैं कि
इनसे निकलने वाली अपशिष्ट गैसों का टेम्परेचर कितना होगा। निकल रिफाइनिंग फर्नेस से जो भी वेस्ट हीट निकलेगी उसका टेम्परेचर 1370 से 1650 के बीच में होगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम रिफाइनिंग फर्नेस का टेम्परेचर क्या होगा, 650 से 760। इस तरीके से ये डिवाइस जो हो, इस तरीके से इन सारी डिवाइसेस से निकलने वाली हीट जो है वो क्या है, हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट। तो मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट कौन सी होती है, जो स्टीम बॉयलर एग्जॉस्ट से निकल रही है वेस्ट हीट, उसका टेम्परेचर क्या है 230 से 480। गैस टरबाइन एग्जॉस्ट, इसका टेम्परेचर कितना होगा 370 से 540। यानी कि इस प्रकार की डिवाइस से निकलने वाली वेस्ट हीट जो होगी वो क्या होगी, हमारी मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट। ठीक है, फिर लो टेम्परेचर वेस्ट हीट क्या होगी, कम तापमान अपशिष्ट ऊष्मा। तो ये कौन सी हैं, ये हैं हमारी प्रोसेस एंड कंडेंसेट। इनसे निकलने वाली वेस्ट हीट का टेम्परेचर कितना होगा 55 से 88। ऐसे ही कूलिंग वाटर फ्रॉम फर्नेस दूर, तो इनसे निकलने वाले वेस्ट हीट का टेम्परेचर 32 से 55। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लो टेम्परेचर वेस्ट हीट है उनका टेम्परेचर हमारा क्या होगा, डबल डिजिट में होगा हमेशा। ठीक है, और जो मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट है उनका टेम्परेचर हमारा 3 डिजिट में होगा, वो भी 200 के ऊपर। और जो हमारी हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट है उसका क्या होगा, वो हमारा मान के चलो आप कि 600 के ऊपर से लेके और फिर 4 डिजिट तक जो है वो होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 50 से लेके 10 20 से लेके और 80 90 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी वेस्ट हीट का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लो टेम्परेचर वेस्ट हीट। और यही अगर 200 से लेके हमारा 600 650 तक जा रहा है तो वो क्या है, मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट। और यही अगर 700 की रेंज में आ रहा है, 650 से ऊपर जाके और 1000 तक जा रहा है तो वो क्या है, हमारा हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि वेस्ट हीट को रिकवर करने के क्या लाभ हैं। तो 2 तरीके से लाभ बताएं, एक तो डायरेक्ट लाभ और दूसरा इनडायरेक्ट लाभ। तो डायरेक्ट लाभ कौन सा था कि अपशिष्ट ऊष्मा की रिकवरी प्रक्रिया की दक्षता जो है, रिकवरी प्रक्रिया की दक्षता पर सीधा प्रभाव डालती है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अपशिष्ट ऊष्मा जो है उसकी रिकवरी जो है हमारे पूरे सिस्टम के क्या करती है, दक्षता पर सीधा प्रभाव डालती है। उसमें सीधे प्रभाव से क्या मतलब है कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारी खपत और लागत और प्रक्रिया लागत में हमें क्या दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। जैसे मान लो कि हमारी जो वेस्ट हीट निकली वो हमने रीस्टोर कर ली और दोबारा से उसी सिस्टम में यूज़ करी, तो फिर क्या हुआ कि हमें जो है वो बेसिक फ्यूल जो होगा वो उस डिवाइस में कम यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम थोड़ा सा फ्यूल डालेंगे, थोड़ा सा इनपुट देंगे, सिस्टम को चालू करेंगे, सिस्टम से हीट जनरेट होगी, कुछ वेस्ट हीट जनरेट होगी, वही वेस्ट हीट को रिकवर करके दोबारा से सिस्टम को भेज देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी खपत और लागत कम हो जाएगी और हमारा सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर आता है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स कौन से होते हैं हमारे, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जो वेस्ट हीट है उसे एग्जॉस्ट एनवायरनमेंट में नहीं जाने देंगे, तो क्या होगा, एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि उपकरण के आकार में कमी। उपकरण के आकार में कमी कैसे होती है कि जैसे जैसे हम
अपशिष्ट ऊष्मा की रिकवरी से ईंधन की खपत को कम करते हैं, वैसे ही क्या होता है, उत्पादित जो वेस्ट हीट होती है उसमें भी कमी आती है। और ये सभी क्या होती हैं, हैंडलिंग, जैसे कि जितनी ज़्यादा वेस्ट हीट होगी प्रोड्यूस, उसी हिसाब से हमें कूलिंग फ़ैन या हमें बर्नर आदि ये सारे उपकरण की ज़रूरत होगी, और जितनी कम प्रोड्यूस होगी उतने ही हमें ये अदर डिवाइस यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। और फिर क्या होता है, सहायक ऊर्जा खपत में कमी, उपकरण आकार में कमी जो होती है वो क्या होती है, सहायक ऊर्जा की खपत में कमी के रूप में अतिरिक्त लाभ देती है। ठीक है। जैसे पंखे, पंप आदि के लिए बिजली। ठीक है। फिर क्या आता है हमारा कोजेनरेशन। तो हमारा चैप्टर का नाम ही क्या था, अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति और कोजेनरेशन। तो अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति हमने समझ लिया, अब समझेंगे कोजेनरेशन। तो कोजेनरेशन क्या है, कोजेनरेशन का मतलब होता है बच्चों, हीट के साथ साथ बिजली पैदा करने के लिए एक ऊष्मा इंजन का उपयोग। उन्होंने बताया कोजेनरेशन यानी कि संयुक्त ऊष्मा और शक्ति, ठीक, दोनों हीट के साथ साथ बिजली पैदा करने के लिए एक ऊष्मा इंजन का उपयोग है। ठीक है। सामान्य तौर पर क्या होता है, थर्मल पावर स्टेशन साथ ही हीट इंजन मौजूदा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलते हैं। अधिकांश इंजन जो होते हैं वो बचे हुए अधिशेष ताप के कारण मुख्य ऊर्जा का आधा भाग बर्बाद कर देते हैं और संयुक्त ताप और शक्ति ऊष्मा का उपयोग करती हैं, जो एक मानक पावर स्टेशन में बर्बाद हो जाएगी। संभावित रूप से कुल दक्षता 80 से 95% तक होती है, जो मानक बिजली संयंत्रों के लिए सबसे अधिक 40% द्वारा विपरीत होती है। इसका मतलब है कि आवश्यक ऊर्जा के बराबर मात्रा में उत्पादन के लिए कम ईंधन का उपयोग किया जाना, क्योंकि ऊर्जा दक्षता में एक उच्च क्षमता होती है। ठीक है। तो कोजेनरेशन जो था वो हमारा क्या था कि दोनों हीट के साथ साथ संयुक्त ऊष्मा और शक्ति दोनों हीट के साथ साथ बिजली पैदा करने के लिए एक हीट इंजन का उपयोग है। ठीक है। अब जैसे उन्होंने ग्राफ की मदद से आपको दिखाया कि देखो बॉयलर और टरबाइन, वैसे तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन दोनों का अलग अलग यूज़ कर पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बताया कि इन दोनों को जोड़ के जो है वो हम क्या कर रहे हैं, संयुक्त ऊष्मा और शक्ति के साथ साथ बिजली का भी उत्पादन कर रहे हैं। तो देखो फ्यूल है, फ्यूल हमने क्या करा, हमने एनर्जी दी किसे, बॉयलर को। ठीक है। उन्होंने लिखा है एनर्जी इन कोल टू बॉयलर, और एनर्जी किस रूप में दी, कोल के रूप में। ठीक, कितनी दी, 100 गीगा जूल। ठीक है। तो जब बॉयलर को एनर्जी मिली, बॉयलर ने वर्क करना शुरू करा, बॉयलर से हमने क्या करा, टरबाइन को चलाया, और साथ ही हमने क्या करा कि बॉयलर ने जब वर्किंग शुरू करी तो उसने अपनी ऊर्जा को क्षय करा। कितना करा, 100 गीगा जूल दिया था, 1 गीगा जूल उसने गर्म सरफेस में लॉस कर दिया। एनर्जी लॉस फ्रॉम ब्लो डाउन एंड लीक्स, इतना 0.8 गीगा जूल जो है वो हमारा काय में, ब्लो डाउन में और लीक्स में वेस्ट हो गया। ठीक। फिर जब हमने टरबाइन को बॉयलर से चलाया, बॉयलर से टरबाइन को चलाने के बाद क्या हुआ कि इधर से जो था वो हमारी जो फ्यूल गैसेस थी, डस्ट रिमूवल, वो बाहर आ गई। ठीक है। और बाहर आने के बाद ये हमारी एनर्जी लॉस 10.2 गीगा जूल जो है वो इधर से निकल गया। ठीक है। फिर नीचे आओ तो देखो टरबाइन के नीचे एक तरफ हमने क्या कर रखा है, जनरेटर जोड़ रखा है, और नीचे क्या जोड़ रखा है, कंडेंसर। तो कंडेंसर ने क्या करा, टरबाइन से हमने जनरेटर चला दिया। ठीक है। जब स्टीम जनरेट हुई तो हमने क्या करा, जनरेटर चला दिया। ठीक। और जितनी हीट जो है वो हमारी वेस्ट हुई वो हमने क्या करा,
कंडेंसर की मदद से एग्जॉस्ट करने की कोशिश की। तो एग्जॉस्ट करने के साथ साथ क्या हुआ कि हमने कंडेंसर को कूलिंग वाटर से जोड़ दिया, तो जितनी भी हीट आई वो कूलिंग वाटर की वजह से क्या हुई, वो कहीं ना कहीं रीस्टोर हो गई। तो यानी कि ऊष्मा शक्ति, संयुक्त ऊष्मा और ऊष्मा शक्ति दोनों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन जो है वो कोजनरेशन कहलाता है। ठीक है, यही हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ कोजनरेशन था। ठीक है, कोजनरेशन के कुछ घटक हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। प्राइम मूवर एक इंजन है जिसका इस्तेमाल जनरेटर चलाने के लिए किया जाता है। फिर कोजनरेशन का दूसरा घटक है फ्यूल सिस्टम। जनरेटर का उपयोग बिजली वितरण प्रणाली से भवन में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हीट रिकवरी सिस्टम का उपयोग लोकोमोटिव इंजन से उपयोगी ऊष्मा के लिए किया जाता है। ऊष्मा को नष्ट करने के लिए कूलिंग सिस्टम, जिसे लोकोमोटिव से खारिज कर दिया जाता है, जिसे सुधार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दहन और वेंटिलेशन एयर सिस्टम, स्वच्छ हवा की आपूर्ति और इंजन से छोड़ी गई बेकार गैसों को ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो कंपोनेंट्स को देखो ग्राफ की हेल्प से समझ लो कौन कौन से हैं। प्राइम मूवर, फ्यूल सिस्टम, जनरेटर, हीट रिकवरी सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, कंबस्शन एंड वेंटिलेशन एयर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड एनक्लोजर। ठीक है, अच्छा, कोजनरेशन सिस्टम जो होता है बच्चों, वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा टॉपिंग साइकिल और एक होता है हमारा वार्टमिंग साइकिल। ठीक है, तो टॉपिंग साइकिल क्या होता है हमारा, टॉपिंग साइकिल होता है कि देखो इन्होंने पहले ग्राफ की मदद से जो है वो पूरा टाइप्स समझ लेते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ कोजनरेशन पावर प्लांट, कोजनरेशन शक्ति संयंत्र के प्रकार। तो कौन कौन से हैं, टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल। टॉपिंग साइकिल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, कौन कौन से, कंबाइंड साइकिल सीएचपी प्लांट, इंटरनल कंबस्शन इंजन और स्टीम टरबाइन सीएचपी प्लांट और गैस टरबाइन। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सिलेबस में केवल 2 ही दे रखे हैं, टॉपिंग एंड बॉटमिंग। ठीक है, तो टॉपिंग साइकिल क्या थी, टॉपिंग साइकिल जो है वो बता रहे हैं कि सिस्टम को एक टॉपिंग चक्र के रूप में जाना जाता है, जब आपूर्ति की गई ईंधन का उपयोग पहले बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और फिर बाद में प्रक्रिया में थर्मल ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले तो आपने क्या करा, बिजली का उत्पादन कर लिया, ठीक है, टॉपिंग साइकिल में, और फिर बाद में उसी प्रक्रिया में क्या करा कि थर्मल ऊर्जा का उत्पादन किया। ठीक है, तो सिस्टम में थर्मल ऊर्जा का उपयोग जो है वो प्रक्रिया ऊष्मा या अन्य थर्मल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। टॉपिंग चक्र कोजनरेशन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है और आजकल के कोजनरेशन सिस्टम का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। ठीक है, 4 प्रकार के टॉपिंग कोजनरेशन सिस्टम को नीचे संक्षेप में बताया गया है। ये जो है ये 4 प्रकार के जितने अभी हमने ऊपर पढ़े, ये इन्होंने शॉर्ट में बताए, सिलेबस में कहीं भी डिस्क्रिप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या बताया देखिए कि एक गैस टरबाइन या डीजल इंजन जो एक माध्यमिक वाष्प टरबाइन को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए, हीट रिकवरी बॉयलर के बाद विद्युत या यांत्रिक शक्ति का उत्पादन करता है, इसे संयुक्त चक्र टॉपिंग सिस्टम कहा जाता है, यानी कि कंबाइंड साइकिल सीएचपी सिस्टम। दूसरी प्रकार की प्रणाली जो होती है वो क्या होती है, हाई प्रेशर वाली स्टीम का प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी प्रकार के ईंधन को जलाती है, जो क्या करती है, स्टीम बनकर टरबाइन से होकर गुजरती है और निकास के साथ यानी कि एग्जिट के साथ बिजली का उत्पादन लो प्रेशर वाली प्रक्रिया भाप प्रदान कर सके। तो ये क्या है, ये है हमारा स्टीम टरबाइन सीएचपी प्लांट। और तीसरा जो है वो क्या है, उसमें हम एक इंजन एग्जिट
या जैकेट कूलिंग सिस्टम से हीट रिकवरी को हीट रिकवरी बॉयलर में प्रवाहित करते हैं, जहां इसे आगे उपयोग के लिए भाप गर्म पानी को संसाधित करने के लिए परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा प्रकार गैस टरबाइन टॉपिंग प्रणाली है। एक प्राकृतिक गैस टरबाइन एक जनरेटर मोटर चलाता है और एग्जॉस्ट गैस हीट रिकवरी बॉयलर में जाती है, जो प्रोसेस स्टीम और प्रोसेस हीट बनाती है। ठीक है। तो ये 4 टाइप जो हैं वो शॉर्ट में दे रखे हैं। ठीक है। फिर आपका आता है बॉटमिंग साइकिल। तो बॉटमिंग साइकिल में क्या होता है? जो हम प्राथमिक ईंधन का उपयोग करके हाई टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी का उत्पादन करते हैं, वो क्या है हमारा? बॉटमिंग साइकिल, यानी कि निचला चक्र। ठीक है। इस प्रक्रिया में खारिज की गई ऊष्मा को फिर एक रिकवरी बॉयलर और एक टरबाइन जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग में किया जाता है। आजकल निचले चक्रों का व्यापक रूप से निर्माण प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जिन्हें भट्टियों में उच्च तापमान पर ऊष्मा की आवश्यकता होती है और बहुत उच्च तापमान के रूप में ऊष्मा को भी अस्वीकार करते हैं। और निचला चक्र संयंत्र जो है वो क्या होता है? वो बहुत कम यूज़ में है और इनका प्रयोग उतना ही किया जाता है जितना कि टॉपिंग साइकिल का। ठीक है। तो इसके बाद आता है कोजनरेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो देखो, अभी जैसे हमने पढ़ा ऊपर टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल। ठीक है। अब क्या है? कोजनरेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो कोजनरेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो कुछ ऐसी डिवाइस है जिनकी मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन, हीट रिकवरी बॉयलर के साथ साथ गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन के सहित या बिना स्टीम टरबाइन के, और हीट रिकवरी बॉयलर। ठीक है। तो स्टीम टरबाइन कोजनरेशन सिस्टम जो था वो हमारा 2 टाइप का है। 2 टाइप का कौन कौन सा है? एक तो बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन और दूसरा है एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टाइप स्टीम टरबाइन। यानी कि यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि देखो, क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है तो यहाँ ही से कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन से आप क्या समझते हैं, या बैक प्रेशर स्टीम टरबाइन और एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टाइप स्टीम टरबाइन में अंतर समझाइए। तो देखो, 2 फिगर दे रखे हैं नीचे। इन दोनों फिगर की मदद से हम लोग समझते हैं कि बैक प्रेशर टरबाइन में क्या होता है कि फ्यूल जो है वो हमारा क्या हुआ, फ्यूल हमारा स्टीम के रूप में टरबाइन में गया, टरबाइन से हमारा क्या हुआ, प्रोसेस में आया, और प्रोसेस से जो हुआ वो बॉयलर में गया। या ऐसे समझ लो कि फ्यूल जो है वो बॉयलर को दिया, बॉयलर से प्रोसेस में आया, प्रोसेस से स्टीम प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेस से निकल के वो टरबाइन में गया, और टरबाइन से हमने क्या करा, जनरेटर जोड़ा था वो चला दिया, और उससे टरबाइन से जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस थी वो क्या हुई, वो फिर से फ्यूल बन के हमारी बॉयलर को मिल गई। ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारा कहीं भी कंडेंसर का यूज़ नहीं किया गया। जब कंडेंसर का यूज़ नहीं किया गया तो हमारी वेस्ट हीट जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हुई और दोबारा से एज आ फ्यूल की तरह उपयोग में लाई गई। ठीक है। अब जो हमारा एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन है उसमें क्या है, देखो, फ्यूल बॉयलर में गया, बॉयलर से में प्रोसेस हुआ तो टरबाइन में गया, टरबाइन से जो हुआ वो कुछ हीट तो हमारी क्या गई, वापस स्टीम बन के फिर फ्यूल बन गई, और फ्यूल उसी स्टीम को मतलब एज आ फ्यूल यूज़ कर लिया, और कुछ परसेंटेज जो थी वो हमारी एग्जॉस्ट हुई कंडेंसर पे, और कंडेंसर को हमने क्या करा, कूलिंग वाटर से जोड़ दिया। तो वो क्या हुआ, कंडेंसर ठंडा होता रहा और वो एग्जॉस्ट हीट निकलती रही। तो वो क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से बैक प्रेशर टरबाइन और एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन में क्या डिफरेंस था,
की एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन में हमारा कंडेंसर यूज़ हो रहा था और बैक प्रेशर में कहीं भी कंडेंसर यूज़ ना होने की वजह से कोई भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर हमारा क्या आया, गैस टरबाइन कोजनरेशन सिस्टम। तो गैस टरबाइन कोजनरेशन सिस्टम में क्या आया, देखो सबसे पहले हमने क्या काम करा, उन्होंने बताया कि गैस टरबाइन कोजनरेशन सिस्टम का उपयोग यंत्र द्वारा आवश्यक ऊर्जा की वास्तविक आवश्यकता के सभी या कुछ मामलों में करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के प्रणाली में निकास के माध्यम से उच्च तापमान पर जारी ऊर्जा को गर्म और ठंडा करने के लिए कुछ अनुप्रयोगों के लिए पुनर्प्राप्त और उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो गैस टरबाइन में क्या गया, फ्यूल अंदर गया, ठीक है, फिर एयर अंदर गई और ये क्या हुआ, अंदर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से होने के बाद इधर जनरेटर स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। फिर कुछ अमाउंट जो अंदर प्रोसेस हुआ वो कहाँ गया, बॉयलर को, बॉयलर से क्या हुआ, कुछ फ्लू गैसें बाहर निकल गई। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, -150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक, और ये बॉयलर किससे जुड़ा हुआ है, हमारा किससे जुड़ा हुआ है, इन फ्लू गैसों से। ठीक है, तो ये क्या करेगा बॉयलर कि कुछ ये हमारा स्टीम जो हमें यहाँ से मिल रही है वो इसमें गई और ये पानी के साथ इसने रोटेट करा और एग्जॉस्ट हीट को बाहर निकाल दिया। तो ये इसकी पूरी वर्किंग है। अब क्या कह रहे हैं वो, गैस टरबाइनों में समय कम होता है। गैस टरबाइन अंतरायिक संचालन का लचीला अंतरायिक संचालन को लचीलापन प्रदान करते हैं और हाई टेम्परेचर पर अधिक ऊष्मा रिकवर की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से अब ये बचा रेसिप्रोकेटिंग इंजन कोजनरेशन सिस्टम। इसकी वर्किंग जो है वो आप लोग खुद पढ़ोगे और उसके बाद मुझसे अपने अपने डाउट्स जो है वो ग्रुप पे या कॉल करके पूछोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 8th चैप्टर अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति और कोजनरेशन दोनों टॉपिक जो है वो 8th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है।